मेरे सभी विद्यार्थियों का ज्ञानलोक के आज के कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम विद्या क्वेश्चन बैंक 2025 के क्लास 10 साइंस के चैप्टर 8 आनुवंशिकता का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम विद्या क्वेश्चन बैंक के आनुवंशिकता चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो हम आ जाते हैं पेज नंबर 82। यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सा पौधा प्रयोग में लिया था? तो ऑप्शन दिया है टमाटर, बैगन, मटर और सरसों। तो इसमें मेंडल ने कौन सा पौधा यूज किया था? मटर। मटर का ही पौधा क्यों यूज किया था? टमाटर का पौधा क्यों नहीं यूज किया? बैगन और सरसों का पौधा क्यों नहीं यूज किया? तो मटर का पौधा यूज करने का कई कारण है। पहला, मटर के पौधे में बहुत सारे परस्पर विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, जैसे लंबा पौधा, बौना पौधा, गोल बीज, झुर्रीदार बीज, पीला बीज, हरा बीज। ठीक है, इस प्रकार से उसके फली के रंग का भी होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि मटर के पौधे में बहुत सारे परस्पर विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया कि मटर के पौधे में बीजों की संख्या हमको बहुत अधिक प्राप्त होती है, जिससे हम पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे प्रकार के पौधे पैदा कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा, इसके बीजों की संख्या को गिनना आसान होता है। जैसे टमाटर अगर हम ले लेते हैं, अब उसमें जितने बीज निकल रहे हैं उन बीजों को गिनना बहुत कठिन है, लेकिन मटर के बीजों को गिनना आसान है। ठीक है, मटर के पौधों को उगाने के लिए कम जगह की जरूरत होती है। मटर के पौधे किसी भी प्रकार के पर्यावरण में उगाए जा सकते हैं, जबकि टमाटर का पौधा हो गया, बैगन का, सरसों का, ये सब नहीं उगाए जा सकते हैं। इन सबको उगाने के लिए किसी निश्चित पर्यावरण की जरूरत होती है, किसी निश्चित मौसम की जरूरत होती है। मटर का पौधा हर प्रकार की मिट्टी में पैदा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। मटर के पौधे में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण कौन से हैं? तो अप्रभावी, जैसे लंबा तना, तो लंबा तना तो प्रभावी है। झुर्रीदार बीज, तो बीज दो प्रकार के होते हैं, गोल बीज और झुर्रीदार बीज। गोल बीज कैसा है? प्रभावी है। झुर्रीदार बीज क्या है? अप्रभावी है। तो ऑप्शन कौन सा है? बी सही है। तीसरा कहता है गोल बीज, वो भी प्रभावी है। फैली हुई फली, वो भी प्रभावी है। अब कहता है एक द्विसंकर का दर्श प्रतिरूप होता है। द्विसंकर, मेंडल का जो तीसरा नियम है द्विसंकर। तो द्विसंकर में हमको 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए थे और उनका रेशियो क्या था? 9:3:3:1, यानी कि 9:3:3:1। तो इसका द्विसंकर का क्या हो जाएगा प्रारूप? ऑप्शन नंबर सी। चौथा कहता है मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, यानी कि इसका फिनोटाइप क्या है? लंबा है, लेकिन जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अब द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे, तो द्वितीय पीढ़ी में क्या होंगे? लंबा भी पौधा प्राप्त होगा और बौना भी पौधा प्राप्त होगा। लंबे कितने पौधे प्राप्त होंगे? 3, और बौना कितना प्राप्त होगा? 1। F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। तो 3:1 यानी कि 3 क्या है? प्रभावी लक्षण और 1 क्या है? अप्रभावी लक्षण। तो ये किसमें होता है? एक संकर क्रॉस में। द्विसंकर क्रॉस में क्या था? 9:3:3:1 का था। क्वेश्चन नंबर 6, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? पृथक्करण का नियम डार्विन ने? नहीं। ह्यूगो डिब्रीज ने? नहीं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवंशिकता का नियम। ठीक है, जब एक संकर क्रॉस कराते हैं तो F2 पीढ़ी में जो बौनेपन का लक्षण था वो अलग हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो है डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, इसको याद करना पड़ेगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है टोटल 46, जिसमें से 23 कौन कहां से आता है? मां से, और 23 कहां से आता है? पिता से। ठीक है, इसमें जो 22 जोड़ी यानी कि 44 क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं, और 45वां और 46वां इसको क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। अगर महिला है तो उसमें 45वां और 46वां क्या होगा? एक्स और एक्स होगा, और पुरुष है तो क्या होगा? 45वां और 46वां एक्स और वाई होगा। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी है? 44। अच्छा, एक चीज और है, ये शुक्राणु पूछा है। मनुष्य के शुक्राणु में, तो शुक्राणु में क्या होते हैं? शुक्राणु गैमीट है, और गैमीट में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाती है? आधी। तो ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 44। तो आधी कितनी हो जाएगी? 22। इसमें ऑप्शन दिया है 44, लेकिन शुक्राणु लिखा है, तो शुक्राणु है तो 22 हो जाएगा।
और कोशिका लिखता तो 44 होता। 10वां क्वेश्चन, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र 45 और 46 कैसा होता है, एक्स और वाई होता है, तो एक्स वाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों के लिए होता है, तो शुद्ध गोल बीज के लिए हम कौन सा यूज किए थे, कैपिटल आर, राउंड एंड राउंड। जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो जो जाइगोट होता है वह अन्य कोशिकाओं के बराबर ही होता है, यानी कि 46। इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, 2x कहते हैं, ठीक है, जिसमें से 23 कहां से आता है, मदर से, और 23 कहां से आता है, फादर से, तो इसको हम 2n कहें या 2x कहें, ठीक है। अगर मदर से 23 यानी कि n मदर से आया और n फादर से आया, तो n और n कितना हो जाएगा, 2n, 46, यानी कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n या 2x। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है, तो बौने पौधे का जीन प्रारूप क्या होगा, स्मॉल टी, और लंबे का क्या होगा, अगर शुद्ध लंबा है तो कैपिटल टी, और संकर लंबा है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन बौना कब होगा, जब दोनों स्मॉल टी होंगे। 14 क्वेश्चन, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है, तो मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप हो जाएगा कैपिटल टी, और संकर का कैपिटल टी स्मॉल टी। आनुवांशिकी विज्ञान के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने और झुर्रीदार बीजों के लक्षण होंगे, तो लंबे तने, लंबा और झुर्रीदार, तो लंबा के लिए क्या होगा, कैपिटल टी, और झुर्रीदार के लिए क्या होगा, स्मॉल आर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कैपिटल टी स्मॉल आर। और कहता है क्वेश्चन नंबर 17, मेंडल प्रसिद्ध है किस काम के लिए, तो आनुवांशिकता के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में कौन से पौधे मिलेंगे, तो लंबा पौधा और बौना पौधा। इसका गैमेट कैपिटल टी, इसका गैमेट स्मॉल टी, इन दोनों के बीच क्रॉस करा दिया, क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 पीढ़ी में क्या हुआ, कैपिटल टी उसको लंबा बनाएगा, यानी कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे बनेंगे, लंबे, लेकिन कौन सा लंबा, संकर लंबा। ये क्या है, ये शुद्ध लंबा है, ये क्या है, ये शुद्ध बौना है, लेकिन प्रथम पीढ़ी में क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि संकर लंबा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, किसी स्कूल में नहीं गए थे, बल्कि कहां पर, ये एक गिरजाघर के अंदर ही अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। इनके पिताजी कौन थे, पादरी थे, और वहीं पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46, लेकिन लिंग गुणसूत्र कौन से हैं, जो 45 और 46 नंबर का गुणसूत्र, यानी कि एक्स और वाई। तो लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, केवल 2। ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 44, और लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, 2, टोटल कितने हो गए, 46। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था, तो एक आता है गोल और झुर्रीदार बीज, हाँ किया था। लंबे और बौने पौधे, हाँ किया था। सफेद और बैगनी फूल, मटर का सफेद फूल भी होता है, बैगनी फूल भी होता है, इसके ऊपर भी मेंडल ने प्रयोग किया था। और ये सभी, तो ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, ठीक है। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम कुछ और प्रश्नों को देखेंगे।